स्टेट हेनरीज लॉ एंड मेंशन सम इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस। हेनरीज लॉ क्या है वो बताना है, उसकी एप्लीकेशंस बतानी है। तो द हेनरीज लॉ स्टेट्स दैट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड। तो ये किस बात के बारे में है हेनरीज लॉ? गैस की सॉल्युबिलिटी है किसमें? लिक्विड में। सपोज ये वाटर है, लिक्विड वाटर है ये, मान लीजिए इसके इसमें कार्बन डाइऑक्साइड डिजोल्व की हुई है। तो कार्बन डाइऑक्साइड कुछ डिजोल्व होगी, कुछ वाटर के ऊपर भी तो होगी ना, वेपर फॉर्म में, गैस फॉर्म में। तो दोनों जगह CO2 होगी। यहाँ पे इस, ये तो वाटर है, लिक्विड है, ऊपर CO2 गैस है, तो इस गैस का कुछ प्रेशर होगा ना, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। जितना गैस का यहाँ प्रेशर होगा उतनी CO2 की सॉल्युबिलिटी होगी वाटर में। Solubility of a gas in liquid is directly proportional to partial pressure of that gas above the liquid। ये हेनरीज लॉ है। कॉमन सेंस भी है, जितना आप यहाँ प्रेशर बढ़ाओगे गैस का उतना उसकी सॉल्युबिलिटी इसमें बढ़ जाएगी। सिंपल बात है बिल्कुल, ये हेनरीज लॉ है। Constant temperature solubility of a gas in a liquid is directly proportional to partial pressure of the gas present above the surface of liquid or solution। ठीक है, अब क्या है solubility। तो लॉ क्या हो गया? पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। अब सॉल्युबिलिटी को एक्सप्रेस करने के अलग अलग ढंग हो सकते हैं। सॉल्युबिलिटी को आप मोलैरिटी की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो, मोलैलिटी की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो, वेट बाय वेट की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो, मोल फ्रैक्शन की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो। बहुत सारे फॉर्म में आप इसको एक्सप्रेस कर सकते हो। पर मोस्ट कॉमनली सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन। मोस्ट कॉमनली जो सॉल्युबिलिटी है वो किसके टर्म में एक्सप्रेस की जाती है? मोल फ्रैक्शन के टर्म में। Hence, the most commonly used form of Henry's law states that partial pressure of a gas over liquid surface P is proportional to mole fraction of gas in solution। तो solubility को mole fraction के टर्म में मोस्टली एक्सप्रेस किया जाता है। So, partial pressure of a gas above solution is directly proportional to mole fraction of that gas in solution। ठीक है, तो पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू KH इंटू एक्स। KH है हेनरीज कांस्टेंट, एक्स है मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सॉल्यूशन। तो ये हेनरीज लॉ हो गया, सिंपल सा। दिस इज हेनरीज लॉ। PX स्लोप KH। डिफरेंट गैस सॉल्वेंट सिस्टम्स हैव डिफरेंट KH वैल्यूज एट सेम टेम्परेचर। तो KH की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है? गैस पे डिपेंड करती है, आपने कौन सा सॉल्वेंट लिया उस पर डिपेंड करती है ना, और टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है KH की वैल्यू। द हायर वैल्यू ऑफ KH एट अ गिवन प्रेशर लोअर इज सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। अब ना KH पे वेरिएशन स्टडी कर रहे हैं सॉल्युबिलिटी की। जैसे प्रेशर इज इक्वल टू KH इंटू एक्स। हम क्या कर रहे हैं, हम दो डिफरेंट गैसेस की, मान लीजिए ये वाटर है, एक और कंटेनर में वाटर है, एक में गैस A है, एक में गैस B है, प्रेशर दोनों का सेम है। सपोज गैस A का प्रेशर भी 20 mm है और गैस B का प्रेशर भी 20 mm है। क्या दोनों की सॉल्युबिलिटी सेम होगी पानी में? नहीं। क्यों? जो प्रेशर ऑफ A है दैट इज इक्वल टू KH ऑफ A इंटू एक्स, प्रेशर ऑफ B इज इक्वल टू KH ऑफ B इंटू एक्स। अब आपने बोला प्रेशर तो आपने सेम रखा है, इसको P बोल देते, P। इसको एक्स से लिख दे, एक्स ए एक्स बी। तो एक्स ए क्या होगा? एक्स ए होगा P बाय KH ऑफ A, और एक्स बी क्या होगा? P बाय KH ऑफ B। मतलब अगर KH ज्यादा होगा तो सॉल्युबिलिटी कम होगी, यही लिखा है। अगर KH ज्यादा है, गिवन प्रेशर, प्रेशर अगर सेम रखा है आपने, KH ज्यादा तो सॉल्युबिलिटी क्या है? कम है। ठीक है बात है, हेनरीज कांस्टेंट KH की वैल्यू। और पता है टेम्परेचर बढ़ाने से KH बढ़ जाता है। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो KH बढ़ जाता है, इसलिए सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। जैसे कोका कोला पीते हैं, ठंडा होता है तो अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है, क्योंकि उसमें ठंडा होता है तो गैस ज्यादा डिजोल्व होती है। गर्म करते हो तो जो गैस होती है उसकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है, वो बाहर आ जाती है, क्योंकि उसका KH बढ़ जाता है। ठीक है बात है। चलो अब देखो इसके एप्लीकेशंस देखो। पहला तो आ गया देखो हमारा CO2 वाला। टू इंक्रीज सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड सोडा वाटर
द बॉटल इज सील्ड अंडर हाई प्रेशर। तो जो बॉटल को सील किया जाता है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर हाई कर दिया जाता है ताकि उसकी सॉल्युबिलिटी कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ सके। ठीक है, फिर देखो ये स्कूबा डाइवर्स वाला है, देखो ये समझाता हूं मैं। स्कूबा डाइवर्स क्या है, ये पहले भी आया था। देखो ये, हाँ मान लो ये समुंदर है, ठीक है ना। तो दिस इज सी, ये समुंदर की सरफेस है नीचे, और ये अपना जमीन का लेवल है। तो जब यहाँ पे प्रेशर कितना होगा, 1 atm होगा ना यहाँ प्रेशर तो, और अंदर प्रेशर कितना होगा, 1 atm से ज्यादा ही होगा ना यहाँ पे। सपोज 5 atm मान लीजिए, ज्यादा होगा ना क्योंकि इतना पानी भी तो ऊपर इसके। तो अब जो स्कूबा डाइवर है उसके जो सिलेंडर होता है उसके एयर का, उसमें क्या क्या होता है, N2 और O2 एयर होगा ना। तो वो यहाँ पे ब्रीथ कर रहा है N2 और O2 1 atm पे, है ना। तो कुछ सॉल्युबिलिटी होगी N2 और O2 की इन हिज ब्लड, ब्लड भी तो सोल्यूशन है ना। फिर वो स्कूबा डाइवर कहाँ चला गया, अंदर चला गया। अब अंदर प्रेशर तो बढ़ गया, है ना। प्रेशर बढ़ गया तो N2 और O2 की सॉल्युबिलिटी ब्लड में क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। ज्यादा हो जाएगी तो ठीक है, अब क्या, वो बाहर आएगा, यहाँ से बाहर आएगा। अब N2 और O2 का प्रेशर दोनों का कम हो गया। अब फिर से वो गैसेस की सॉल्युबिलिटी ब्लड में कम हो गई। अब वो गैसेस ब्लड से बाहर आना चाहेंगी, लेकिन जब बाहर आता है तो N2 जो होता है ना वो बबल फॉर्म कर देता है ब्लड में। ब्लड में उसके बबल्स बन जाते हैं N2 के। उससे इस कंडीशन को बोलते हैं बेंड्स, दे आर वेरी पेनफुल। इससे नर्वस सिस्टम भी डैमेज होता है, अफेक्ट करता है उसको, और ज्वाइंट पेन्स होता है, मतलब ये फिर बहुत पेनफुल सिचुएशन होता है। बेंड्स बेंड्स बेंड्स, ठीक है। तो इसको अवॉइड करने के लिए क्या करते हैं, देखो या तो आप सिर्फ O2 ले लो, N2 लो ही मत, पर इतनी हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2 भी सिस्टम सह नहीं पाएगा, ठीक है ना। क्योंकि एयर में कितनी ऑक्सीजन होती है, 20% ऑक्सीजन है एयर में, तो सिस्टम इससे यूज टू है हमारा, आप ऐसे 100% ऑक्सीजन नहीं ले सकते उसमें, ठीक है। तो फिर क्या करते हैं, उसमें हीलियम डिजोल्व कर देते हैं। हीलियम की सॉल्युबिलिटी ब्लड में कम है इसलिए उतनी प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है बात। तो ये एप्लीकेशन है, देखो स्कूबा डाइवर्स मस्ट कोप विद हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिजॉल्व्ड गैसेस while breathing air at high pressure under water। तो वाटर के अंदर हाई प्रेशर है तो जो डिजॉल्व्ड गैसेस की कॉन्सेंट्रेशन है ब्लड में बढ़ जाएगा, है ना। इंक्रीज्ड प्रेशर increases solubility of atmospheric gases in blood when divers come towards surface, pressure decrease होता है, तो जो डिजॉल्व गैसेस है वो रिलीज होती है, लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन बबल्स इन ब्लड। तो उससे कैपिलरीज ब्लॉक हो जाती है और क्या बोलते हैं उसको, बैंड्स हो जाते हैं, जो कि पेनफुल होते हैं और डेंजरस टू लाइफ होते हैं। बैंड्स को अवॉइड करने के लिए एज वेल एज टॉक्सिक इफेक्ट्स ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन इन ब्लड, जो टैंक्स उसमें हीलियम भर देते हैं, ठीक है ना। अगला, इससे क्या होता है हीलियम भरने से? हीलियम की सॉल्युबिलिटी कम है ब्लड में तो प्रॉब्लम नहीं करता, नाइट्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन कम कर दिया ना फिर आपने। नाइट्रोजन क्योंकि 75 कैपेसिटी में होते हैं एटमॉस्फेयर में, ठीक है। उस हिसाब से। At high altitude, partial pressure of oxygen is less than that at ground level। देखो ये है ग्राउंड लेवल, ये है आपका, ये पर्वत है, कोई पहाड़ है, यहाँ पे घर है किसी का, ठीक है ना। तो यहाँ प्रेशर 1 atm मान लो, यहाँ प्रेशर कुछ कम होगा ना, सपोज 0.9 atm कम होगा ना कुछ। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर क्या होगा, ऑक्सीजन का प्रेशर यहाँ पहाड़ों में कम होगा ना। तो जो पहाड़ी पहाड़ी लोग हैं वहां पे, उनके ब्लड में फिर ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा, क्योंकि प्रेशर कम है बाहर ऑक्सीजन का, तो जो ब्लड में सॉल्युबिलिटी है कम हो जाएगी ऑक्सीजन की, तो ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल कम हो गया तो उनकी थिंकिंग एबिलिटी कम होती है, ऐसा थ्योरेटिकल है, ठीक है ना। दिस लीड्स टू लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड टिश्यू, पीपल लिविंग इन हाई ऑल्टीट्यूड्स और क्लाइंबिंग्स। लो ब्लड causes climber to become weak and unable to think clearly। Symptoms of these conditions are known as anoxia, ठीक है ना। अगला देखते हैं। तो बेंड्स पढ़ने के लिए कितना टाइम चाहिए होता है कि ना पढ़े? If N2 gas is bubbled through water at 293 Kelvin, how, अब देखो ये क्वेश्चन, ये सारे सिंपल हेनरीज लॉ के क्वेश्चन है, इसमें ना कन्वर्जन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
आपको किसी भी सॉल्युबिलिटी आपको मोलैलिटी की फॉर्म में दी हो सकती है, आपको उसको मोल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कन्वर्जन के क्वेश्चन इसमें आते हैं। देखो, तो टेम्परेचर का तो कोई रोल इसमें होता नहीं है। हाउ मेनी मिलीमोल्स ऑफ N2 गैस वुड डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर? पानी कितना दिया हुआ है? 1 लीटर। इसमें आपने N2 गैस बबल कर दी, N2 गैस है ना, तो कितनी डिसॉल्व हो जाएगी ये पूछा है। अज्यूम N2 exerts a partial pressure of 0.987 बार। यहाँ पे जो प्रेशर है नाइट्रोजन का कितना है? 0.987 बार, प्रेशर इतना है। हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर N2 इज 76.48 किलो बार। इसका KH दिया हुआ है 76.48 किलो बार, KH गिवन है। पूछा क्या है? हाउ मेनी मिलीमोल्स, इसमें नाइट्रोजन के मिलीमोल्स कितने होंगे? समझ की बात है? इस वाटर में नाइट्रोजन के मिलीमोल कितने डिसॉल्व होंगे ये पूछा है। सॉल्युबिलिटी पूछी है आपसे, प्रेशर दिया हुआ है आपको नाइट्रोजन का और KH दिया है, सॉल्युबिलिटी पूछी है, हेनरीज लॉ का क्वेश्चन। देखो, तो यहां देखो, सिंबल्स का यूजुअल मीनिंग मैंने यहां डिफाइन किया हुआ। ये प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन है, ये किसके इक्वल है? KH। इसनो ये देखो, ये प्रेशर बार में दिया हुआ है, प्रेशर बार में, KH किलो बार में, तो इसलिए इसको 1000 से मल्टीप्लाई किया है। तो प्रेशर इज इक्वल टू KH इंटू सॉल्युबिलिटी को मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 लिख दिया। यही होता है हेनरी लॉ। पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 इज इक्वल टू KH ऑफ N2 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ N2। तो ये आ गया। अब इससे मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 आ जाएगा ना, देखते हैं। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 कितना आ गया? इतना आ गया ना। मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 मतलब क्या? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 डिवाइड बाय टोटल मोल वाटर में। अब क्या है कि ये कितनी कम है, मोल फ्रैक्शन बहुत कम है, इसका मतलब जो नाइट्रोजन के मोल है वो वाटर के मोल से बहुत कम है। इसलिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। तो ये इतना आ गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, इतना आ गया। अब हमको क्वेश्चन में वाटर कितना दिया था? 1 लीटर। 1 लीटर दिया था ना। 1 लीटर पानी में 55.55 मोल होते हैं, याद कर लो ये। 1 लीटर पानी में 55.55 मोल होते हैं। इसको हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं। देखो, पानी की डेंसिटी कितनी होती है? 1 ग्राम पर ml, ये तो याद है। पानी की डेंसिटी 1 ग्राम पर ml होती है, मतलब क्या? 1000 ग्राम पर लीटर, 1000 ग्राम पर लीटर। तो 1 लीटर पानी में कितना पानी है? 1000 ग्राम पानी है। 1000 ग्राम पानी में मोल कितने होंगे? गिवन मास बाय मोलर मास 55.55 आएगा। समझ में आई बात? 1 लीटर पानी में 55.55 मोल पानी होता है। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 कितना आ गया? 55 इसको मल्टीप्लाई कर दो बस, इतने मोल आ गया, इतने मिली मोल आ गया, बस मोल को 1000 से डिवाइड करके मिली मोल। तो 1 लीटर में इतने मिली मोल N2 डिसॉल्व हुई है, यही पूछा था। तो देखो, ये क्वेश्चन कन्वर्जन का हो गया। मोल फ्रैक्शन से आपको मिली मोल निकालने पड़ गए बीच में, है ना। अगला देखो, H2S एक टॉक्सिक गैस है जिसकी स्मेल क्या होती है? रॉटन एग जैसी होती है। क्वालिटेटिव एनालिसिस में ये यूज होती है, मतलब आपको सॉल्ट सोल्यूशन, ये सॉल्ट में कैटायन को आइडेंटिफाई करने के लिए काम आती है। फिर देखो, इफ सॉल्युबिलिटी ऑफ H2S इन वाटर एट STP इज 0.195 मोलल, स्मॉल m का मतलब होता है मोलल, मतलब मोलैलिटी है ये इसकी, मतलब 0.195 मोल पर kg। 1 किलो पानी में जो H2S की सॉल्युबिलिटी है वो कितनी है? 0.195 मोल। समझ में आई बात है? कैलकुलेट हेनरीज कांस्टेंट, KH पूछा है आपसे। STP है तो प्रेशर आपको 1 atm ले लेना है, ठीक है। प्रेशर 1 atm ले लेना है आपको। और सॉल्युबिलिटी तो क्या क्या दिया हुआ है? देखो, P इज इक्वल टू KH इंटू एक्स, ये होता है। P दिया हुआ 1 atm, एक्स उसने दिया नहीं हुआ आपको, मतलब सॉल्युबिलिटी दी हुई है मोलैलिटी की टर्म में, तो उसको मोलैलिटी को मोल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर KH कैलकुलेट करना पड़ेगा। रूट समझ में आएगा क्वेश्चन का कैसे करना है? तो देखो, पहले तो मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन में कन्वर्जन देखना पड़ेगा। ये मोलैलिटी का फॉर्मूला पता नहीं पता? ये कैसे आया? कैसे आया? देखो, मोलैलिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पर थाउजेंड सॉल्यूट डिवाइड बाय पर थाउजेंड सॉल्वेंट।
वेट ऑफ इन ग्राम वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम इंटू 1000 1000, यही होता है ना। वेट ऑफ सॉल्वेंट को मैं क्या लिख सकता हूँ, वेट ऑफ सॉल्वेंट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट लिख सकता हूँ ना। मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट इंटू 1000। अब ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, ये तो मोल फ्रैक्शन का रेशियो ही होगा ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। ये रेशियो और ये रेशियो तो एक जैसी नहीं होगी, सेम ही होगा ना ये तो ये फॉर्मूला आ गया मोलैलिटी का फिर। क्लियर है ये? ठीक है। सो मोलैलिटी गिवन था कितना, 0.195। ये पता नहीं है। सॉल्यूट तो H2S है ना, सॉल्वेंट क्या है, वाटर है, और मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट 18 होता है, तो ये आ गया ना। इन दोनों की रेशियो आ गई। अब मैंने बताया था अगर इन दोनों का सम 1 हो, मोल फ्रैक्शन है, दोनों का सम 1 होगा ना, दोनों का सम 1 हो, रेशियो पता हो, तो x H2S कैसे निकलता है, जो ऊपर है वो ले लो, 3.51 डिवाइड बाय दोनों का सम आ जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S आ जाएगा। इस तरह से मोलैलिटी से मोल फ्रैक्शन निकाल लेनी है आपने, ठीक है ना। तो इनको जब सॉल्व करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली इतना आ जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S। अब तो आ ही गया बस, प्रेशर 180 एम है STP पे, तो प्रेशर इज इक्वल टू KH इंटू एक्स। प्रेशर 180 एम है, KH और x है, तो इससे KH आ गया इतने ATM। ठीक है बात है। अगला देखो, हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर CO2 इन वाटर इज 1.67 इंटू 10⁸ पास्कल एट 298 केल्विन। क्या दिया हुआ ये, KH दिया, हेनरीज लॉ कांस्टेंट दिया। कैलकुलेट क्वांटिटी ऑफ CO2 इन 500 ml ऑफ सोडा वाटर। पानी कितना दिया है, 500 ml व्हेन पैक्ड अंडर 2.5 एटमॉस्फेयर CO2 प्रेशर। ये क्या दिया है, प्रेशर ऑफ CO2 दिया हुआ है, KH दिया हुआ है। सॉल्युबिलिटी पता करनी है, लेकिन सॉल्युबिलिटी पता कैसे करनी है, क्वांटिटी मतलब वेट कर लो चाहे मोल कर लो, 500 ml पानी में कितना CO2 का वेट होगा ये बताना है आपको। तो पहले मोल फ्रैक्शन निकालेंगे, उसके बाद उसको वेट में कन्वर्ट करेंगे। समझ में आ गया क्वेश्चन। तो देखो CO2 का प्रेशर कितना है 2.5, KH कितना, आप देखो यहाँ यूनिट का भी ध्यान रखना है। प्रेशर आपको 2.5 ATM दिया है, KH क्या दिया है 1.67 10⁸ पास्कल। ये है सॉल्युबिलिटी x, मतलब मोल फ्रैक्शन है ना। तो ATM को पास्कल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 1 ATM इज इक्वल टू 101,325 पास्कल। तो ATM को पास्कल में कन्वर्ट कर लिया, अब यूनिट सेम होगी, पास्कल पास्कल कट जाएगा है ना। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 आ गया इतना। अब तो मोल फ्रैक्शन को वेट में कन्वर्ट करना, अब तो कर ही लोगे। देखो N2 वाला क्वेश्चन ही है ये। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 डिवाइड बाय टोटल मोल इतने आ गए ये। अब क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड के मोल वाटर के कंपैरिजन में बहुत कम है, इसलिए इन दोनों का सम क्या होगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर ही होगा। ये इतना आ गया। तो अब क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर कितने हैं, 500 ml पानी दिया आपको क्वेश्चन में, 500 ml पानी में कितना मोल होगा, 1 लीटर वाटर में 55.55 मोल होता है, तो 500 ml में उससे हाफ होगा ना। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर पता चल गया 55.55 बाय 2। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 आ गए, इतने मोल आ गए, है कि नहीं। तो मास ऑफ CO2 क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास। नंबर ऑफ मोल इतने, मोलर मास इसका 44 होता है, इतने ग्राम है ना, 1.86 ग्राम। तो 500 ml में 1.86 ग्राम डिजॉल्व है। समझ में आएगा कैसे रिपोर्ट करना है आंसर को। तो मोल फ्रैक्शन ही दिया, मतलब मोल फ्रैक्शन को ही अलग अलग यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब ये क्वेश्चन देखो, इसमें मोल फ्रैक्शन की जरूरत नहीं है, इसमें सॉल्युबिलिटी सिर्फ वेट के टर्म में दी हुई है। देखो द पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेन ओवर ए सोल्यूशन containing 6.56 into 10⁻³ ग्राम ऑफ इथेन इज 1 बार। ये देखो ये डायग्राम बनी हुई है, ये वाटर है, इसके ऊपर इथेन है, उसका प्रेशर कितना है 1 बार। तो उसमें वेट ऑफ इथेन कितना डिसॉल्व किया हुआ है, इतना।
ठीक है ना। एक और है, इफ द सोल्यूशन कंटेन्स इतने ग्राम ऑफ इथेन, अगर इसी सोल्यूशन में, सेम सोल्यूशन में अगर वेट ऑफ इथेन इतना है तो उसका प्रेशर कितना होगा, ये क्वेश्चन पूछा है। समझ में आ गई बात। अब देखो सोल्यूशन सेम मतलब सॉल्वेंट सेम है, गैस सेम है, तो गैस और सॉल्वेंट का सिस्टम तो सेम है, मतलब केस तो सेम होगा दोनों केस में, केस दोनों केस में सेम होगा। अब क्या है देखो, अब हेनरीज लॉ में आपको ये ना मोल फ्रैक्शन यूज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको दो सोल्यूशन दिए हैं, दोनों में आपको वेट ही दे रखा है, सॉल्युबिलिटी का जो टर्म है, तो आप वेट की टर्म में ले लो, आप मोल फ्रैक्शन में कन्वर्ट ही मत करो। समझ में आई बात है। पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी ऑफ इथेन इन सॉल्यूशन। तो रेशो मतलब क्या आएगा, सॉल्युबिलिटी देखो क्या आएगा, यहां पे 1 बार प्रेशर है, 1 इज प्रोपोर्शनल टू, ये वेट कितना है 6.56 इंटू 10⁻³ यहां पे पता नहीं कितना है, प्रेशर पता करना है, इज प्रोपोर्शनल टू 5 इंटू 10⁻², दोनों को डिवाइड कर दो तो पी आ जाएगा सीधा। अब इसमें आपको सॉल्युबिलिटी को बस वेट में ही रख लो, ठीक है ना बात, दोनों को डिवाइड कर दिया, प्रेशर आ गया, सिंपल, क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन, तो 7.62 बार आंसर है। हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर सॉल्युबिलिटी ऑफ मीथेन इन बेंजीन एट 298 केल्विन इज दिस, ये क्या है बताओ, क्या दिया ये, KH चाहिए है ना। कैलकुलेट सॉल्युबिलिटी ऑफ मीथेन इन बेंजीन एट 298 केल्विन अंडर 760 mm Hg, ये क्या है, प्रेशर ऑफ मीथेन है, पूछा क्या है सॉल्युबिलिटी, x पूछा है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है, सारा यूनिट भी सेम दिया हुआ है, प्रेशर 760 mm Hg, KH इतना, x मीथेन फाइंड करना था, आ गया सिंपल, मोल फ्रैक्शन, क्लियर है ना। अगला देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ नंबर ऑफ गैसेस, ये तो पता ही है, एयर बहुत सारी गैसेस, तो इसमें जो मेजर कंपोनेंट होते हैं, ऑक्सीजन होता है 20% और नाइट्रोजन होता है 79%। वाटर इज इन इक्विलिब्रियम विद एयर एट अ प्रेशर ऑफ 10 atm, ये देखो पानी पड़ा है यहाँ पे, यहाँ वाटर पड़ा है, इसके ऊपर प्रेशर कितना है, एयर का प्रेशर 10 atm है, ठीक है ना। फिर क्या 298 केल्विन पे ही हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन आर, ये है ऑक्सीजन का KH और ये नाइट्रोजन का KH है। कैलकुलेट कॉम्पोजिशन ऑफ दीज गैसेज इन वाटर, यहाँ पे वाटर में भी तो डिजोल्व हो जाएंगी ना, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन वाटर में भी तो डिजोल्व हो जाएंगी ना, तो वो वाटर में उसकी कॉम्पोजिशन पूछी है आपसे, मतलब उसकी मोल फ्रैक्शन निकालनी पड़ेगी, वाटर में कितनी है, समझ में आ गई बात है। एयर में तो इतनी है, ये तो एयर में है, आपसे क्या पूछा है वाटर में कितनी है, तो हेनरीज लॉ लगेगा। अब तो क्या करना है देखो, अब मान लीजिए ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर PO2 PN2 है, तो क्या होगा देखो, जो पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 होगा वो 20% ऑफ टोटल प्रेशर नहीं होगा, क्योंकि ऑक्सीजन 20% है, एयर में ऑक्सीजन कितनी है 20% है, तो टोटल प्रेशर का 20% प्रेशर ऑक्सीजन की वजह से होगा, टोटल प्रेशर कितना है 10 atm है, तो उसका 20% मतलब 2 atm, तो 2 atm प्रेशर ऑक्सीजन की वजह से होगा, उसको इसमें कन्वर्ट कर लिया, इसको 760 से मल्टीप्लाई कर दिया ना, तो फिर क्या है 79% जो टोटल प्रेशर है वो नाइट्रोजन की वजह से होगा, मतलब 7.9 atm है क्या नहीं, तो इतने mmHg आ गया, बस खत्म। अब तो हेनरी लॉ लगा दो, अब XH2 क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ H2 क्या होगा, प्रेशर ऑफ H2 डिवाइड बाय KH2, प्रेशर ऑफ सॉरी PO2 हमने कर लिया कैलकुलेट, KHO2 का हमको दिया था, तो आ गया मोल फ्रैक्शन ऑफ O2। सिमिलरली प्रेशर ऑफ N2 हमने कैलकुलेट कर लिया और KH हमको गिवन था, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 भी आ गया।